सहित जयपुर में 2 घंटे तक मूसलाधार बरसात हुई, जहां सड़कों में पानी भरने से गाड़ियां फंसी नजर आईं, तो वहीं एसएमएस अस्पताल में भी अब पानी भर गया। और फिलहाल आपको बता दें कि आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो 26 ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर में 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। जयपुर, दौसा सहित कुछ जिलों में 4 इंच पानी भरा हुआ। जगह जगह से तस्वीरें सामने आई जिसमें देखने को मिला सड़कों पर जलभराव की स्थिति। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं घरों में पानी घुसा हुआ है, तो ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं। और इसी को देखते हुए आज 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं दौसा में आज स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। जयपुर, दौसा सहित कुछ जिलों में 4 इंच तक पानी भरा रहा। और फिलहाल देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों की और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद हालात खराब है। हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और इसी तरीके से आपको बता दें कि बांध जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। ट्रेनों की जो समय सारणी है वो प्रभावित हो रही है। इस बीच दुकानों में, घरों में पानी भर चुका है। झालावाड़, कोटा, दौसा, अलवर की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ऐसे में आज भी 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं दौसा के लालसोट से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रीमा गांव पानी से घिरा है। मोरेल नदी के किनारे पर यह गांव बसा हुआ है जो कि पानी से लबालब है। तो श्रीमा गांव का बिजली विभाग का जीएसएस चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। गांव के अनेक घरों के पास भी नदी का पानी पहुंच चुका है। 44 साल बाद खतरे के निशान से ऊपर मोरेल नदी बह रही है। रात होने के साथ ही श्रीमा गांव के लोग नदी के उफान के कारण भयभीत हो जाते हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दौसा के लालसोट की है। आप देखिए गांव के अनेक घरों के पास किस तरीके से नदी का पानी पहुंच चुका है। 44 साल बाद बताया जा रहा है कि खतरे के निशान से ऊपर ये नदी बह रही है। मोरेल नदी के किनारे पर ये गांव बसा हुआ है। बिजली विभाग का जीएसएस चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो 44 साल बाद ये नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मोरेल नदी के किनारे पर ये श्रीमा गांव बसा हुआ है, जिसके बिजली विभाग का जीएसएस चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार बारिश इस कदर हो रही है कि नदी नाले उफान पर हैं। और ऐसे में मोरेल नदी जो कि 44 साल बाद अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, ऐसे में जब बिजली विभाग का जो ये जीएसएस है ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो देखिए कैसे जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो छतों पर चढ़े हुए हैं। और फिलहाल हालात आप देखिए, यहाँ पर कहीं से भी डायरेक्ट जो है पैदल मार्ग से यहाँ पर पहुंचने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही, क्योंकि चारों ओर लबालब पानी भरा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ऐसे ही गांव के अनेक घरों के पास भी नदी का पानी पहुंच चुका है। हर ओर बारिश का दौर, मेघ मेहरबान, लोग परेशान। भारी बारिश ने रोकी राहें, बांध ओवरफ्लो, खेत बने तालाब। दौसा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से बदतर हालात है। बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में बारिश का पानी भर गया है, इसके चलते फसलें खराब होने की कगार पर हैं। कहा जा सकता है कि दौसा जिले में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। और जो लगातार हो रही बारिश से दौसा का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जब बाढ़ जैसे हालात हैं, गांव जलमग्न हो चुके हैं। ऐसी तस्वीरें भी दौसा जिले के कई गांवों से सामने आई है। हालांकि दौसा जिला मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर भारी बारिश जरूर हो रही है, लेकिन पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कुछ ही घंटों में हो जाती है, जिसके कारण पानी नदी नालों की तरफ बह जाता है। उधर अलवर में अच्छी बारिश होने से 23 साल बाद शहर के बीच स्थित सागर जलाशय लबालब हो गया है। ओवरफ्लो होने पर पानी निकासी के लिए सफाई करवाई जा रही है, तो वहीं कुछ सागर में नहा भी रहे हैं। जयपुर के बस्ती क्षेत्र में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं।
पिछले 3 दिन से हो रही तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ी है। नदी नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 2 मकानों में बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बूंदी में भी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। राहगीरों के साथ ही बच्चों को भी स्कूल आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश और झालावाड़ क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ERCP परियोजना के नोवनेरा एबरा बांध के कैचमेंट में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध के साथ गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। नागदा रेलखंड में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। उधर कनवास कस्बे में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। सुभाष सर्किल हाट चौक मुख्य मार्ग पर घरों और दुकानों में पानी भर गया है। बाजारों में 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर कस्बे में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई निचले इलाकों में जलभराव के हालात बने हुए हैं। कई मोहल्लों और सड़कों पर बारिश का पानी भरा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू जिले के ग्रामीण अंचलों में जारी बारिश के दौर से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। किसानों को खेतों में खड़ी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। इस समय खेतों में अगेती, बाजरा, मूंग, मोठ और कपास की फसलें खेतों में खड़ी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश का दौर अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई है। तो नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी। इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंगे। तो हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है, जो 40% का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है। तो आपको बता दें कि ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू होंगी और अब जीएसटी के सिर्फ 2 ही मुख्य स्लैब होंगे। ऐसे में ये बड़ी राहत। और इस बीच आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बयान दिया कि हमने ये स्लैब जो हैं ये आम आदमी को ध्यान में रखते हुए इनको मंजूरी दी है। तो मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 मुख्य स्लैब रहने वाले हैं। 22 सितंबर से घोषणाएं लागू होंगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी। इसके चलते आने वाले दिनों में कई ऐसे सामान हैं जो कि सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी का जो नया स्लैब है, क्या सस्ता, दवाइयाँ, टीवी, फ्रिज, एसी ये सस्ते हो जाएंगे। लग्जरी कार, शराब, पान मसाला, तंबाकू ये महंगा हो जाएगा। शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड ये भी महंगा हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ सस्ता रहेगा। अगर दवाइयाँ, टीवी, फ्रिज, एसी, 2 व्हीलर आप खरीद रहे हैं तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। क्या महंगा हो जाएगा? शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल। तो इसके अलावा घी, मक्खन, ट्रैक्टर, कपड़ा, सीमेंट, जूता ये सभी सामान जो है वो अब सस्ता होगा। और जो चीजें महंगी होंगी वो भी लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। फिलहाल 22 सितंबर से ये घोषणाएं लागू होंगी। तो साफ तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये कह दिया गया कि आम जनता को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जीएसटी स्लैब में ये बड़ा बदलाव है। एयर कंडीशनर, टेलीविजन पर 18% जीएसटी, सीमेंट पर भी 18% का जीएसटी रहेगा। We've resolved classification related issues and we've ensured that there will be stability
and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5%. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है. फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%. इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं. एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. ये एक आम आदमी के भलाई का दिन है. मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि दीपावली का एक धमाका पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए, और जो विकसित भारत का संकल्प 2047 का लेकर के मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पूरे देश को एक संकल्प लिया, पूरे देश को एक संदेश दिया, उसी की तरफ बढ़ता हुए कदम है. मात्र 7-8 साल के अंदर दूसरा इतना बड़ा रिफॉर्म, बहुत अच्छी बड़ी शुरुआत हो चुकी है. हर विकसित देश के अंदर इसी तरह के स्लैब है. और जीएसटी में बदलाव पर पीएम मोदी की पोस्ट. जीएसटी में बदलाव से जीवन स्तर सुधरेगा, पीएम की तरफ से ये कहा गया है. तो आम आदमी की जिंदगी में सुधार लाने वाला ये फैसला है और 15 अगस्त को जो बोला था वो पूरा हुआ, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा. तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बदलाव पर पोस्ट भी की है. सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की है. 28 अगस्त को आए सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने अपील की है और उनकी ओर से एडवोकेट अलंकृता शर्मा ने डिवीजन बेंच में यह अपील प्रस्तुत की. तो आपको बता दूं कि अभ्यर्थियों का तर्क है कि सिंगल बेंच का फैसला गलत है और इससे उन उम्मीदवारों के हित प्रभावित हुए हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा दी थी. साथियों का यह भी कहना है कि हमारा चयन हो चुका है और हमें नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं. ऐसे में इस स्तर पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता. अब मामले पर डिवीजन बेंच 8 सितंबर को सुनवाई करेगी. जो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच है उसने हमारी भर्ती को रद्द कर दिया है, पर उन्होंने रद्द, हमें लगता है कि हम उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से ये मुकाम पाया है. इतने सालों की पढ़ाई के बाद ये चीज़ की है. हम उस डिसीजन को नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे साथ सारे के सारे लोग, अपन देखें तो 60% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी जॉब में थे. काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है उसके अंदर जॉब में थे. इन सब लोगों की काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाएगा. अगर जैसे हम इस डिसीजन को मान लेते हैं तो सारे के सारे लोग चोर साबित हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते. मैं खुद पीछे पटवारी भर्ती में सिलेक्टेड हूँ, मेरी ऑल राजस्थान रैंक 5th है. ये IIT BHU से हैं. हर आदमी कोई न कोई किसी न किसी क्वालिटी के साथ इधर है. तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे. आज हमने डबल बेंच में याचिका दायर की है और उसकी सुनवाई जल्दी होगी और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिले. तो वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात इन दिनों सुर्खियों में है. सूत्रों की माने तो जोधपुर में वसुंधरा राजे ने लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में हुई, जहां भागवत अखिल भारतीय समन्वय बैठक के लिए प्रवास पर हैं. तो वही मोहन भागवत लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में रुके हुए हैं. इस रिपोर्ट में देखिए. जोधपुर में बड़ा सियासी समीकरण. वसुंधरा भागवत मुलाकात ने बढ़ाई हलचल.
क्या होने वाला है कोई बड़ा बदलाव? प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल तेज है। जोधपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 25 मिनट की मुलाकात ने अटकलों को हवा दे दी है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल की खबरें जोर पकड़ रही हैं। वसुंधरा राजे की इस मुलाकात से सियासी कयासों का बाजार गर्म हो गया है। जोधपुर में 5 से 7 सितंबर तक अखिल भारतीय समन्वय बैठक होगी, जिसमें संघ परिवार के 32 संगठनों के शीर्ष नेता और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। मोहन भागवत से वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद उनके पुराने बयानों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान एक परिवार है, हम सब का परिवार है, इसमें सभी धर्म और जात के लोग आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो। अगर हम लड़ेंगे और अलग होंगे तो प्रॉब्लम होगी, और साथ रहेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा। इतना ही नहीं, उनका हालिया बयान भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने भगवान राम के जीवन के वनवास का जिक्र करते हुए कहा था कि वनवास सबके जीवन में आता है। वनवास महाराज एक भगवान श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात करनी है, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। संघ के पूर्व नेताओं का मानना है कि वसुंधरा राजे संघनिष्ठ हैं और राजे को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। वसुंधरा पार्टी को विचारधारा के स्तर पर मजबूत बना सकती हैं। अभी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। यदि इस पद पर राजे का चुनाव हुआ तो वे भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। बहरहाल पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में 2 खेमों की खींचतान खुलकर सामने आई थी। राजे गुट और केंद्रीय नेतृत्व के बीच की दूरी जग जाहिर थी, लेकिन अब संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार हुई बैठकों ने तस्वीर बदलने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हंगामे के आसार हैं। तो प्रश्नकाल के साथ आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होगी और सदन की मेज पर आज अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। विधानसभा में आज समितियों के प्रतिवेदन पटल पर आएंगे। तो विधानसभा में आज याचिकाएं लगाई जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और कल भी हमने देखा जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, विपक्ष ने सरकार को जम करके घेरा तो सरकार ने भी कई सवालों के जवाब दिए, कई मुद्दों को उठाया भी गया और कल भी हमने देखा किस तरीके से हंगामा होते हुए दिखा और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। बिल्कुल, तो कल भी सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी। हालांकि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहा, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, यहां तक कि विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। आज भी सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और ऐसे में आज भी विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल जवाब करेगा, घेराव करेगा। तो आज भी सदन में जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज कई अधिसूचनाएं भी पटल पर रखी जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर। तो इससे पहले बुधवार को सदन में स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हुआ, जहां पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। सदन में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। सदन में हंगामे और नेताओं के वार पलटवार पर देखिए रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, ये परिपाटी गलत है। हम बहिर्गमन करते हैं तो पीछे से चोरों की तरह बात करते हो। सामने बात करो, सामने बोलो। आज बिना किसी कारण के मंत्री जी का पूरा जवाब नहीं सुनना चाहते। बहिर्गमन करना, ये कांग्रेस की फितरत में हो गया है, इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं। सदन में स्मार्ट मीटर पर हंगामा, पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक, विपक्ष का सदन से वॉकआउट।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर से जुड़ा मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने की मांग की। वेल में उतर कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध जताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर दिया है। विपक्ष ने सवाल किया कि 14,000 करोड़ का टेंडर दिया गया था, अब उस कंपनी का क्या होगा, जिस पर सत्ता पक्ष का जवाब भी आया। स्मार्ट मीटर ही लगे हैं, इनमें कोई मतलब सामान्य मीटर नहीं लगे हैं। और जो मीटर नए कनेक्शनों पर हमने कहा है कि सामान्य मीटर से भी कनेक्शन करेंगे, तो वो अभी तात्कालिक है। जब हमारे पास स्मार्ट मीटर की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो उनको भी बदला जाएगा। बिजली आने से पहले इस मीटर में करंट आ जाता है। माननीय मंत्री जी, आपने सारे जवाब दिए हैं। मैं तो सीधा सा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इस फर्म को गोवा सरकार ने 5 अगस्त 2024 को ब्लैकलिस्ट किया था, तो जो ब्लैकलिस्ट होने वाली फर्म है वो टेंडर की शर्तों के अनुरूप उसका जो है वर्क ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए था, तो वो आप करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सा क्वेश्चन मेरा ये है। स्मार्ट मीटर की योजना इनके कार्यकाल में इन्होंने शुरू की और आज बिना किसी कारण के मंत्री जी का पूरा जवाब नहीं सुनना चाहते हैं और सिर्फ बनावटी घड़ियाली आंसू बहाकर अपने ही दोस्त को छिपा करके ये बहिष्कार करना, ये कांग्रेस की फितरत में हो गया है, इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं। स्मार्ट मीटर पर हंगामा बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष में बहस हुई। अध्यक्ष जी, ये परिपाटी गलत है। हम बहिर्गमन करते हैं तो पीछे से चोरों की तरह बात करते हो। सामने बात करो, सामने बोलो। जाने के बाद में बोलते हो, जाने के बाद बोलते हो। हिम्मत है तो सामने बोलो। हिम्मत नहीं है तुम्हारी फेस करने की, हिम्मत नहीं है विधानसभा को फेस करने की, विधानसभा को फेस करने की हिम्मत सीखो। चोरों की तरह और रखा है, विधानसभा का मजाक बना रखा है। हम बाहर चले जाए तो पीछे से बोलते हो। इस नोकझोंक में मंत्री अविनाश गहलोत भी कूद पड़े। आपकी सरकार के समय लागू हुई थी योजना, कहां गए थे उस समय? कहां गए थे उस समय? 2022 में कहां गए थे आप लोग? कहां गए थे आप लोग उस समय? जैसा माना जा रहा था, ठीक वैसा ही विधानसभा सत्र हंगामेदार बना हुआ है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहा। वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी खुलकर कांग्रेस पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और इधर एसआई भर्ती 2021 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो बेगुनाह है वो फंसने नहीं चाहिए, लेकिन जो गुनहगार है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एसआई भर्ती के सफल अभ्यर्थी राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा के नेतृत्व में राजे से मिलने अजीब भवन पहुंचे थे। और यहां खांगटा ने कहा कि दोषी और निर्दोष दोनों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, जिससे मेहनत की उसका क्या दोष है। तो राजे ने कहा कि मैं इससे सहमत हूं। सुनिए। है वो ऐसी स्थिति आ गई कि उनको भर्ती को रद्द कर दो। जो अपनी मेहनत करके अपनी योग्यता से जो कामयाब हुए, दोषी और निर्दोष के बराबर कार्रवाई हो गई। 2 साल नहीं, ये तो आई ऑल्सो एग्री। जो बेगुनाह है उसको तो नहीं फंसना चाहिए। जी जी, यही। पर जो दोषी जो गुनहगार है उसको छोड़ना भी चाहिए। और जांच में हमारे पूरा सहयोग है, जांच में हमारा कोई। तो वहीं राजस्थान